क्लास। मेरा नाम है सैयद वजाहत हैदर और आज का मेरा टॉपिक है DIC यानी कि डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। हम सबसे पहले देखते हैं DIC होता क्या है। DIC एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बन जाते हैं और जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं काजेज़। DIC के काजेज़ क्या हैं। DIC के मोस्टली काजेज़ हैं जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्सिस, यानी कि जब बैक्टीरिया कंटेमिनेशन कोई भी हो, स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब अफेक्ट करते हैं बॉडी, उनके रिस्पांस में इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और वो खुद ही अपनी बॉडी को डैमेज करने लग जाते हैं। इसके बाद है कैंसर्स, जैसे कि ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर हो गया और सॉलिड ट्यूमर्स हो गए। इसके बाद आता है ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, अब्रप्टिव प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा यूट्रस वाल से डिसअटैच होता है, उसकी वजह से भी ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में ऐसा होता है कि जब फीटस ड्यूरिंग बर्थ, फीटस का जो फ्लूइड्स होता है वो मदर के ब्लड के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके नतीजे में क्लॉट्स बनते हैं। इसके बाद ट्रॉमा एंड बर्न, इसकी वजह से भी ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। स्वेयर लिवर डिजीज़, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इनकी वजह से भी ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी पैथोफिजियोलॉजी। इसमें जो इन्फेक्शन होते हैं वो काज करते हैं जी रिलीज़ ऑफ टिश्यू फैक्टर, मैसिव रिलीज़ ऑफ टिश्यू फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होते हैं। इसके बाद एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन कास्केड, जब कोगुलेशन कास्केड भी एक्टिवेट होता है तो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। उसके बाद आता है जी वाइड स्प्रेड माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन। इससे जब छोटे छोटे थ्रम्बस बनते हैं ब्लड वेसल्स में, वो इस्कीमिया भी काज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनफ ऑक्सीजन और ब्लड जो है आर्गन्स को नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से आर्गन डेथ भी स्टार्ट हो सकती है। कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स कंज्यूम हो जाते हैं तो बॉडी में प्लेटलेट्स लेवल कम हो जाता है। इसके बाद है जी सेकेंडरी फिब्रिनोलाइसिस, जब सेकेंडरी फिब्रिनोलाइसिस एक्टिवेटेड होती है तो इसके नतीजे में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट में बहुत से थ्रोम्बोसिस बनते हैं और ब्लीडिंग होती रहती है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फ़ीचर्स। क्लिनिकल फ़ीचर्स में ब्लीडिंग आता है सबसे पहले। जब किसी भी आईवी साइड से ब्लड रिलीज़ होता है, वो क्लिनिकल फ़ीचर्स में आता है। इसके बाद है पिटेशिया एंड परपूरा, ये भी एक नाम है ब्लीडिंग का, जो स्किन से होती है। उसके बाद हीमटयूरिया, ये प्रेजेंट होता है जब यूरिया में ब्लीडिंग होने लगती है तो उसको कहते हैं हीमटयूरिया। उसके बाद जीआई ब्लीडिंग, जब जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग हो तो वो जीआई ब्लीडिंग होती है। आगे थ्रोम्बोसिस की वजह से डिजिटल इस्कीमिया हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है और पल्मोनरी लंग्स में भी ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। अब इसके सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। इसके इफ़ेक्ट्स होंगे जी हाइपरटेंशन, ब्लड बीपी आपका लो हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। उसके बाद मल्टी आर्गन फेलियर, जो आपके आर्गन्स है वो भी फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। क्या है लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में प्लेटलेट काउंट वो है डिक्रीज़ हो जाएगा, पीटीटी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, फिब्रिनोजन डिक्रीज़ हो जाएगा और जो डी डाइमर है वो एलिवेटेड करने लग जाएंगे। और जो ब्लड स्मेयर है वो शिस्टोसाइटिस हो जाएगा, शिस्टोसाइट्स हो जाएगा। आगे मैनेजमेंट हम देखते हैं। मैनेजमेंट में आता है ट्रीट द अंडरलाइंग काजेज़। सबसे पहले जो उसके काजेज़ हैं हम उसको अफेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर बैक्टीरिया की वजह से कुछ हुआ है तो हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर एक डिलीवरी हो रही है तो हम उसके इफ़ेक्ट्स को टारगेट करेंगे। अगर कैंसर की वजह से हो रहा है तो फिर हम कीमोथेरेपी देंगे। इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी में हम प्लेटलेट्स लगाएंगे। और जो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा होता है जो लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है उसको हम लगाएंगे। इसके अलावा क्रायो प्रिसिपिटेट, अगर फिब्रिनोजन लो हो गई है तो उसके लिए हम क्रायो प्रिसिपिटेट देंगे। और अगर ब्लड आपका बहुत ही ज़्यादा थिक है तो उसके लिए हम हेपरीन यूज़ करेंगे।
आगे हम देखते हैं कंक्लूजन में DIC एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो आपकी ज़िंदगी ले सकता है। इसमें ब्लीडिंग भी होती है बहुत ज़्यादा और ब्लड क्लॉट्स बनते हैं जिसके नतीजे में बहुत सारे ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। DIC के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट और उसके केयर की ज़रूरत होती है ताकि वो इस बीमारी को सर्वाइव कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी ये लेक्चर सुना। थैंक यू टू एवरीवन। शुक्रिया।